तो केंद्र सरकार ने बेरोजगार कर दिया, जो लगे थे, जिन उपक्रम में लगे थे उनकी नीलामी कर दी, बेच दिए या धीरे धीरे उनको बंद करते जा रहा है। ये उपलब्धि आपकी है। कहते हैं सरकार से कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं। बहुत ही अच्छा वो हुआ और लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको। नमस्कार, जन उजाला से मैं मनप्रीत आपका स्वागत करती हूँ। किसी भी देश को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसीलिए देश अपना बजट तैयार करती है। बता दें कि वीरवार को देश की संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। वहीं इस बजट के आने के बाद से पूरे देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ इस बजट को अच्छा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ इस बजट में कई खामियां भी गिनाने में लगे हैं। बजट को लेकर जन उजाला संवाददाता निशा ने भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं सहित कुछ व्यापारियों से बात की। आइए देखिए हमारी यह रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं एक्स मिनिस्टर हीरा सिंह बिष्ट जी के साथ। तो जैसे कि कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने देश में एक बजट लागू किया है, तो उस बजट को लेकर सर आपका क्या कुछ कहना है? बजट बहुत ही निराशाजनक रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि उसमें न तो बेरोजगार रोजगार की बात है, न महंगाई नियंत्रण करने की बात है, न किसानों को एमएसपी की सुविधा देने की बात है। तो बजट किस बात का हुआ? ये तो बड़ी कंपनियों के लिए बजट है, बड़े बड़े लोगों के लिए बजट है। आम लोगों तो जहाँ रोजगार की दिशा तय नहीं है, महंगाई को कैसे आप नियंत्रण करें, क्यों नहीं नियंत्रण, उस पर वो सब बोले नहीं। महंगाई पर वो बेरोजगारी पर नहीं बोले, जो महत्वपूर्ण बर्निंग इशू इस समय है। बेरोजगारी और महंगाई दो इशू बहुत बड़े देश में है, उन दोनों पर नहीं बोल रहे। आप लोग बजट बना करके ये नहीं कह रहे जो आप सार्वजनिक उपक्रमों को नीलामी कर रहे, बेच रहे, क्यों कर रहे हैं ऐसा? उसको रोकने के लिए आप वैकल्पिक रूप में कौन से रोजगार सृजन की दिशा में सरकार काम कर रही? तो उस दिशा में सरकार का कुछ काम नहीं है। आम जनता से जुड़े मुद्दों को उसमें इग्नोर किया गया है। बड़ी बड़ी कंपनियों के हितों के लिए बात की गई है। आपने 8-9 साल में इतना कर्जा विदेश से ले लिया कि 70 साल में कांग्रेस ने तो उसका दुगना कर्जा आपने विदेश से देश पर चढ़ा दिया। तो आप देख रहे कहाँ आखिर ये मुनाफा देश का जा कहाँ रहा, जिसका ये उल्लेख कर रहे हैं? अडानी अंबानी की जेब में जा रहा ना। न तो किसान को, न बेरोजगार को, न नौजवानों को, न दलितों को, न महिलाओं को, न अकलियतों, किसी की बात आप नहीं करना चाह रहे। तो ये सार्वजनिक ये उपक्रम है, इनको क्यों आप बेच रहे हैं? आप क्यों बेच रहे हैं? मैं तो उदाहरण देहरादून का कह रहा हूँ। सर्वे इंडिया बंद करे, चारों डिफेंस के कारखाने आपने प्राइवेट को दे दिए। FRI फॉरेन इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा एशिया का इंस्टीट्यूट है, उसको आपने सौदा कर दिया। ये सैकड़ों एकड़ जमीन में निकल रही, इस पर अडानी अंबानी की अट्टालिकाएं खड़ी करेंगे। ये इस तरह का बजट है। क्यों नहीं आप महंगाई नियंत्रण करने बताए ना, क्या कदम उठा रहे? छूट दे रखी है आपने लूटने के देश को, बड़े बड़े चंद सरमाएदारों को। ये बजट तो बहुत ही हताशा का है। मैं नहीं समझता गरीब आदमी के एक झोंपड़ी में बिजली कैसे देंगे आप? प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे, उत्तराखंड में बिजली और पानी को आप प्राइवेट करने जा रहे, नीलाम कर दिया देश को आपने, प्रदेश को आप नीलाम करने जा रहे। क्या उपक्रम है, क्या बताइए ना आप। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 85 करोड़ कितने का आपने दिल्ली में एक हाउस बनाया, गेस्ट हाउस, और उसकी दरारें क्रैक हो गई। अभी उसमें प्रवेश भी नहीं किया। तो ये देश को मैं नहीं समझता कि रेलवे को आप बेच रहे, एयरपोर्ट को बेच रहे, बंदरगाहों को बेच दे आप। जितने हमारे नौरत्न उनको आपने नीलाम कर दिया। तो कहाँ ले जा रहे देश को आप लोग? आपने बजट में कुछ परिलक्षित नहीं हो रहा। आपके टाइम काटने के लिए आपको पता हमारा बहुमत है, हम पास कर देंगे इसको। उसमें मोदी जी की फ़ोटो जरूर पीछे दिखा रहे थे बार बार वो वित्त मंत्री जी के, कि हाँ मैं हूँ। अरे ये क्या बात हो गई भाई? बहुमत के आधार पर जनहित के मुद्दों से दूर चले गए आप लोग। ये देश का सौदा कर रहे, पूंजीपति व्यवस्था के हाथ सौंप रहे, इसको सार्वजनिक उपक्रम को ध्वस्त कर रहे। आप गरीब की चिंता नहीं, दलित की नहीं, किसान की नहीं, मजदूर की नहीं। बेरोजगारी और महंगाई दो बड़े दोनों पर आप साइलेंट हैं। दो ही तो बड़े मुद्दे हैं कि रोजगार छीनने का काम किया आपने। 14 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार ने बेरोजगार कर दिया, जो लगे थे, जिन उपक्रम में लगे थे उनकी नीलामी कर दी, बेच दिए या धीरे धीरे उनको बंद करते जा रहा है। ये उपलब्धि आपकी है। आपने दिया तो कुछ नहीं, देश को बताए ना क्या करना चाह रहे, आप कहाँ देश को ले जाना चाह रहे। इसलिए कोई दिशा नहीं, दिशा विहीन है, बिल्कुल निराशाजनक बजट है। ये किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बेरोजगारों के हितों के विपरीत है। कोई इसमें भविष्य की रूपरेखा नहीं है। ये तो बहुमत के आधार पर पास हो जाएगा और आप उसमें चल देंगे, आपके खर्चे निकल जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनी से सौदा हो जाएंगे, अमेरिका के दबाव में बड़ी बड़ी आप लोग ये सारा इस देश को तबाही के कगार पर ले जा रहे। जो सार्वजनिक व्यवस्था थी, जो अम्बेडकर जी ने संविधान में दी थी हमारे, वो सारी व्यवस्थाएं आप ध्वस्त करके
इस लोकतांत्रिक मान्यताओं के विपरीत आप लोग फासिस्टवादी शासकों का उपयोग करके आरएसएस के हित में, उसके मार्गदर्शन में काम कर रहे। क्या कारण है भाई? चाइना का डेवलपमेंट आरएसएस के ऑफिस में क्यों बैठता है नागपुर आकर के? कोई जवाब है बीजेपी में इसका? तो इस तरह से देश चल रहा है, देश को कमजोर कर रहे, खोखला कर रहे चंद पूंजीपतियों के हितों में। इन्हें आम जनता को मतलब नहीं, आम जनता का बजट नहीं, चंद पूंजीपतियों का बजट है। यही बड़ा निराशा और हताशाजनक बजट है। कल देश में एक नया बजट पारित हुआ, जिसको लेकर मैं करणपुर के कुछ व्यापारियों से उनकी राय जानना चाहूंगी। सर, आपका नाम? मेरा नाम अनिल रस्तोगी है और करणपुर व्यापार मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। तो लोकसभा में कल एक नया बजट पास होने को लेकर आपकी क्या राय है? कल जो लोकसभा में बजट पारित हुआ है, बहुत अच्छा और सुंदर बजट पारित हुआ है और जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसमें सफलता मिली है और उसे उसका ध्यान रखा गया है और उसमें कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसे वंचित रखा गया हो। ये अच्छा बजट है और सुंदर बजट है। कल फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा देश में एक नया बजट पारित हुआ है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? सर, आपका नाम? मैं प्रवीण गुप्ता, करणपुर व्यापार मंडल का सेक्रेटरी हूँ। और जहाँ तक कल जो बजट पारित हुआ उसके बारे में मेरा यही सोचना है कि कोई भी सरकार चुनाव पूर्व जो अपना बजट देती है वो लोक लुभावन देती है, उसमें देश का ध्यान न रख के लोगों को लुभाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन कल का जो बजट था वो देश को लेके था, हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके था, जो विकास हो रहा है उन कार्यों को लेके था। कोई लोक लुभावन इसमें कुछ नहीं दिया गया है, बल्कि ना लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों को अतिरिक्त लाभ ही मिला है। आज हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की लीडर उमा सिसोदिया जी के साथ। तो जैसे कि कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने देश के सामने एक बजट तैयार किया है, तो उस बजट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर खुद एक महिला है। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बनी तो हमें बड़ी खुशी थी कि एक महिला एक ऊंचे पद पर पहुंची है। लेकिन कल के बजट में, जो कि उनका इस टेन्योर का आखिरी बजट है, उस बजट में उन्होंने महिलाओं को कोई भी तोहफा नहीं दिया जिस पर कि मैं कह सकूं कि उन्होंने देश की महिलाओं को मजबूत करने के लिए कोई काम किया है। देखिए, हमारी कामकाजी महिला आबादी जो होती है उसको सबसे ज़्यादा रिबेट जो चाहिए है वो इनकम टैक्स में चाहिए, और इनकम टैक्स का स्लैब आपने बढ़ाया नहीं। आपका वही 7 लाख रुपए का इनकम टैक्स का स्लैब है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को एक सलाह है कि महिलाओं के लिए खास तौर पर इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसको ऊंचा करना चाहिए। कम से कम 12 लाख तक की जो महिला कमा रही हैं साल भर में 1 लाख रुपया महीना, उनसे कोई इनकम टैक्स ना लिया जाए। एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, आप सेल्फी विद डॉटर की बात करते हैं, लेकिन जब धरातल पर गर्ल्स के लिए कुछ काम करने की बात आती है तो वहाँ पर कोई काम नहीं किया जाता। और आज भी हमारे देश की महिलाएं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के सामने प्रश्न चिन्ह लेकर खड़ी हुई हैं कि हमारे लिए आपने क्या किया। मैम, आपको क्या लगता है कि इस बजट को लेकर लोकसभा चुनाव में भाजपा को कोई फायदा होगा या नुकसान? देखिए, इस बजट में जो भी प्रावधान किए गए हैं, वैसे तो ये अंतरिम बजट था, अभी मेन बजट नहीं आया है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बातें उन तक पहुंच रही हैं, उसके बाद जो मेन बजट आए उसमें कुछ बेटर वो लोग करेंगे। आप ये देखिए, पेंशन का एक बड़ा मुद्दा इस समय पूरे देश में है। एक व्यक्ति, एक सरकारी कर्मचारी जो अपनी पूरी जवानी, अपनी कम से कम 35 साल, मिनिमम 35 साल सरकार को देता है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, और जब वो रिटायर होता है तो उसके हाथ में कुछ पैसा पकड़ाकर उसको कह दिया जाता है कि अब आपको आगे से कोई पेंशन नहीं मिलेगी, और पूरा देश इसमें आंदोलित है। आम आदमी पार्टी की जहाँ पर भी सरकारें हैं, हमने पुरानी पेंशन को वहाँ पर बहाल किया है, लेकिन लोग चाहते हैं सरकार से कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती। और ये एक बड़ा मुद्दा है कि सरकारी कर्मचारी, नए सरकारी कर्मचारी भी जो अभी जॉब में है, और पुराने लोग भी ये पेंशन बहाली को लेकर आंदोलनरत है, तो इससे सरकार को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि मेन बजट में वो इसके लिए कुछ प्रावधान करें। दूसरा, जो हमारे किसान हैं, सर, हमारे मोदी जी ने पिछली बार कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आप दुगनी करने की बजाय आज भी किसान अपने खेत पे खड़े हुए पेड़ के ऊपर आत्महत्या करने के लिए अभिशप्त हैं। आज भी लगातार हम इस तरह के केसेस देखते हैं कि जब किसानों ने अपने खेत में खड़े हुए पेड़ पर अपनी चुन्नी, अपनी लुंगी को फंसाया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो आप ये देखिए, देश का अन्नदाता जब आत्महत्या करने के लिए अभिशप्त है, क्यों अभिशप्त है? क्योंकि उसकी जो फसल है
उसकी फसल कभी ओले से ख़राब हो जाती है, कभी जंगली जानवरों से ख़राब हो जाती है, कभी सूखे से ख़राब हो जाती है, और उसके बाद आप उनको मुआवजा देते हैं। आप लोग मीडिया से हैं, आपने खुद देखा होगा, किसी को 100 रुपये मुआवजा मिल रहा है, किसी को 500 रुपये मुआवजा मिल रहा है, किसी को 300 रुपये का चेक दिए जा रहे हैं। आप मजाक कर रहे हैं हमारे देश के किसानों के साथ। एक तरफ आप लाखों, हज़ारों, लाखों करोड़ों का जो बड़े जो मीडिया हाउस हैं उनका बजट आप माफ़ कर देते हैं। 11,000 करोड़ का बजट आप माफ़ कर चुके हैं अडानी अंबानीज़ का, और आप 2,000 करोड़ का जो हमारे किसानों का जो कर्जा है वो आप माफ़ नहीं कर सकते। तो ये जो देश, जो सरकार है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। आम आदमी, एक गरीब आदमी, इस पूरे समाज में सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति आज निराश है, और इस बजट से उसको निराशा ही हाथ लगी है। वो बात अलग है कि आप राम मंदिर बनाइए और एक धर्म की अफीम जो है आप जनता को चटा दीजिए, और उस धर्म की अफीम में जनता कुछ नहीं कहेगी। और हो सकता है कि आप अपनी नीतियों की वजह से, जो सबसे बड़ी नीति तो यही है कि आप जितना विपक्ष है उसको सबको आप जेल में ठूस दीजिए। विपक्ष विहीन जब हमारा लोकतंत्र हो जाएगा तो आप ही बचेंगे, आप ही की सरकार बनेगी। आज हम मौजूद हैं बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं के साथ, तो आइए जानते हैं इनकी बजट को लेकर इनकी राय। मैं पवन सब्रवाल, बीजेपी का वार्ड अध्यक्ष है। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सुंदर रहा, स्टूडेंट्स के लिए भी, व्यापारी के लिए भी, बहुत ही हर किसानों के लिए भी, हर चीज़ के अंदर बजट का बहुत ही अच्छा वो हुआ, और लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको। सर आपका नाम? मैं भारत भूषण आनंद, यहाँ DL रोड से बोल रहा हूँ, और इस बजट के विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि ये बजट जो है बहुत ही अच्छा बजट है, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान फिस्कल डेफिसिट के ऊपर दिया है, ताकि आने वाली जनरेशन को पूरा फ़ायदा मिल सके, और घाटा कम करने की कोशिश की है। और विशेष ध्यान गवर्नमेंट ने डिफेंस के ऊपर दिया है। सबसे ज़्यादा एलोकेशन जो है वो डिफेंस के लिए दी है, लगभग 6 लाख करोड़ से भी अधिक। अगर देश ही सुरक्षित होगा तो हम सब लोग सुरक्षित होंगे। फिर गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया, 2 लाख करोड़ से भी अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिया। फिर उसके बाद किसानों का ख्याल रखा है, और फिस्कल डेफिसिट के ऊपर विशेष ध्यान देकर ओवरऑल बहुत अच्छा बजट है ये। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, बजट को लेकर कई मिले जुले सुर नजर आए। राजधानी देहरादून में भी कुछ ने बजट को सही ठहराया, तो कुछ ने बजट में कई बड़ी खामियां भी निकाल डाली। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे जन उजाला न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।